Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start lecture number 23rd. Last time जो है हमने स्टार्ट किया था रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से निमोनिया वगैरह डिस्कस किया था। लास्ट जो है 3 डिसऑर्डर रह जाते हैं, और उनमें से एक है एम्फाइसेमा, दूसरा है लंग कैंसर, और इसी तरह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 20 में एक मिस्टेक हुआ था, वो ज़रा आपको बता दूं बेटा। ट्रेकिया का मैंने कहा था, बच्चों ने पूछा ट्रेकिया का मैंने कहा था कि ये क्या है बेटा, ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। वहाँ पे गलती से मैंने लोअर के बजाय अपर लिखा है, तो वो फिर कंफ्यूज ना होना। उसमें भी मैंने कहा था कि फेरिंग्स और नोज के अलावा बाकी उससे नीचे जितने भी है वो क्या है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आते हैं। तो अगर इसी तरह कोई आप पॉइंट नोट कर लेते हो फिर खैर मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो बेटा। लेकिन सिंपली ये तो वेल नोन है हर एक को कि ट्रेकिया जो है वो क्या है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आता है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। थर्ड, ट्यूबरक्लोसिस। ओके बेटा, सबसे पहले तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या है, डिसऑर्डर है। ओके, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है। दूसरा क्या है, कंटीजियस है। कंटीजियस, कंटीजियस मीन पर्सन टू पर्सन जो है ये स्प्रेड हो सकता है, टच वगैरह। अक्सर लोग टच वगैरह कहते हैं, लेकिन जितनी भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है मोस्टली जो है ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है स्प्रेड होते हैं पर्सन टू पर्सन। ओके, ट्यूबरक्लोसिस लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, कंटीजियस है। दूसरा इसमें याद रखना है आपने कि काज इसका क्या है। काज तो बेटा सिंपली काज इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है वो काज करता है क्या, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये कौन सा है बेटा, तो फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन जो हुई थी उसमें इट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो इसको रखा गया है ग्राम पॉजिटिव में, तो इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो ये क्लोजली रिलेटेड टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, अब ये इन्फेक्शन जो है कैसे तो ये क्या करता है, इट रिप्लिकेट इनसाइड द फेगोसोम। ये फेगोसोम के अंदर ही क्या कर लेता है, अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट कर लेता है। कैसे, तो बेटा जिस तरह मैंने बताया था आपको कि एल्विलाई में जो लंग्स के जो अपने मैक्रोफेजेस है उसको हम एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। और ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। जो भी फॉरेन बॉडी आ जाए तो उसकी क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो जब लेट्स सपोज ये है हमारे पास मैक्रोफेज, सही है, और यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, तो ये बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेता है, सही है, और इसको फिर हम क्या कहते हैं, फेगोसोम। फेगोसोम को अंदर ले आते हैं। अब फेगोसोम जब अंदर आ जाता है, सही है, तो फेगोसोम में क्या होती है, इसकी ब्रेकडाउन। बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, अगर इसको देखा जाए तो बेटा इसके इर्द गिर्द एक और लेयर होती है और उसको हम कहते हैं, वो बना होता है माइकालिक एसिड से। किससे बना होता है, माइकालिक एसिड से। और ये माइकालिक एसिड जो है रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम जो है इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये यहीं पे अपनी रिप्लिकेशन क्या कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। तो अब ऐसे किस्म के बैक्टीरिया को मारना आसान नहीं, क्योंकि ये हमारे जो इम्यून सेल है उसी के अंदर अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट कर लेता है, सही। तो दैट्स वाई इसको फिर मुख्तलिफ मेडिसिन से हम इसको किल करेंगे।
ओके बेटा, जब रिप्लिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो बेटा इसके साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। तो बेटा साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंट आ जाते हैं, लाइक फीवर हो गया, सही, कफ हो गया, सही, और इसी तरह नाइट स्वेटिंग जनरली शन आपको बता दूं बेटा, नाइट स्वेटिंग के साथ साथ नाइट स्वेटिंग और इसी तरह वेट लॉस और इसी तरह जो है एनर्जी लॉस। दीज आर डिफरेंट व्हाट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो एक शन मोस्ट जो फेमस है उसमें साइन और सिम्टम्स वो आपने याद करने हैं, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है वो याद करना है, और ये जो बैक्टीरिया है ये रिप्लिकेट कहां पे करता है, अक्सर इसमें एमसीक्यूज आ जाता है, तो इट रिप्लिकेट इनसाइड द फेगोसोम। डन। अच्छा, रिस्क फैक्टर इसके क्या है, तो बेटा रिस्क फैक्टर इसमें माइग्रेशन आ जाता है। लेट सपोज एक आदमी है, एक जगह से डिजीज उसको है माइकोबैक्टीरियम, एरिया से हेल्थी एरिया की तरफ माइग्रेट कर लेता है, तो उस हेल्थी एरिया में क्या होगा, वहां पे भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ट्यूबरक्लोसिस काज करेगा। और इसी तरह या एक हेल्थी पर्सन है वो एक ऐसे एरिया में आ गया जहां पे ये डिजीज है, तो इससे भी, तो इसीलिए माइग्रेशन से डिजीज जो है वो स्प्रेड होता है, सही है। दूसरा लो सोशियोइकोनॉमिक कंडीशन और इसी तरह HIV इन्फेक्शन, उसमें जब हमारे पास क्या होता है, इम्यून सिस्टम वेरी वीक होता है, तो उसमें भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ट्यूबरक्लोसिस काज कर सकता है। दूसरी बात याद रखना है कि अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उसमें फिर आपने उसके लिए ट्रीटमेंट क्या देना होता है, सही है। तो दूसरी चीज जो है इसकी ट्रीटमेंट। अच्छा बेटा, जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके माइकोलिक एसिड को खत्म करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए जो है 2 ड्रग्स हम दे देते हैं। एक है हमारे पास आइसोनियाजिड और दूसरा है रेफाम्पिन या रेफाम्पिसिन भी बाज़ औक़ात कहते हैं। अच्छा बेटा, ये आइसोनियाजिड जो है ये क्या करता है, ये है माइकोलिक एसिड इनहिबिटर, ये उसके माइकोलिक एसिड को खत्म कर देता है। और रेफाम्पिन जो है फिर क्या कर देता है, ये है RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर। क्लियर हो गया, इनहिबिटर। तो ये फिर स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। ऐसे ही नहीं, सबसे पहले जो है हमने किसको, माइकोलिक एसिड जो इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको खत्म करना होता है, फिर उसके बाद जो है रेफाम्पिन या रेफाम्पिसिन देंगे जो कि क्या करेगा, फिर इसके ग्रोथ को स्टॉप करेगा। क्लियर। अच्छा, दूसरा बेटा इसमें प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में याद रखना है, इसके लिए हम एक तो गुड हाइजीन वगैरह, पास्चराइज मिल्क उसको यूज करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो है BCG वैक्सीन जो है वो यूज करने हैं। अच्छा, BCG बेसिलस कैलमटी-ग्यूरिन, सही है। ये इस वैक्सीन के बारे में 2 बातें आपने याद रखनी है कि ये जो वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन है। ये क्या है, लाइव है। वैक्सीन हमारे पास 3 किस्म का होता है, इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। एक है लाइव वैक्सीन, एक है किल्ड वैक्सीन, एक है एटेन्यूएट। उसमें कौन सी किस्म है, ये लाइव है। दूसरी बात इसमें याद रखना कि ये गिवन टू चिल्ड्रन को हम देते हैं, एडल्ट को नहीं, सही है। तो ये बचपन में दिए जाते हैं, फिर उसके बाद एडल्ट को नहीं दिए जाते, सही है। तो BCG जो है ये 2 बातें कि ये लाइव वैक्सीन है और ओनली गिवन टू द चिल्ड्रन। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ट्यूबरक्लोसिस। लास्ट जो है 2, तो बेटा उसमें याद रखना है आपने कौन सा, एम्फाइसेमा। ओके बेटा, एम्फाइसेमा जो है ये क्या है, तो ये भी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है। क्या है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है। और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, अब इसमें क्या होता है, इसमें डैमेज होते हैं। कौन,
तो एल्विलाई, सही है, एल्विलाई डैमेज हो जाते हैं और इसी तरह ब्रांकाई ब्रांकियोल्स भी जो है वो भी डैमेज हो जाते हैं। और ये डैमेज जो आता है ये परमानेंट आता है, सही है। अच्छा, इसके काजिज क्या है? तो बेटा काजिज जो है वो सिगरेट स्मोक है। क्या है? सिगरेट स्मोक है। और साथ में सिगरेट स्मोक के साथ साथ जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट वो भी, और इसी तरह मेनी अदर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूट टू एम्फाइसेमा। अच्छा, फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? साइन एंड सिम्टम्स, तो बेटा साइन और सिम्टम्स आसान है, वो याद करने हैं आपने। एक है साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है? जब एल्विलाई वगैरह डैमेज हो जाते हैं तो गैसेस एक्सचेंज डिस्टर्ब होगा। जब गैसेस एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी वाक़या होगी और उसकी वजह से सारी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है? ब्लूइश कलर हो जाती है। और उसको हम क्या, या लिप्स, स्पेशली लिप जो है ये ब्लूइश कलर हो जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? साइनोसिस। साथ में जो है आएगा क्या? फैटीग वगैरह, फैटीग, सही है। और इसी तरह ब्रीथलेसनेस और इसी तरह जो है कफ और फीवर एक्सेट्रा। These are different sign and symptoms of what? Emphysema। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो बेटा सिगरेट स्टॉप करने से फर्दर जो है, चूंकि ये परमानेंट डिसऑर्डर है, परमानेंट डैमेज है, तो फर्दर उस एरिया को छोड़ दो तो फर्दर डैमेज को रोक सकते हैं। बाकी जो हुआ है वो परमानेंट है, उसका कोई हल नहीं, सही है। तो ट्रीटमेंट इसके लिए कोई नहीं। अच्छा, दूसरा लास्ट वन जो है लंग कैंसर। लंग्स कैंसर, ओके बेटा, लंग्स कैंसर क्या है? मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट कॉमन कैंसर है, मोस्ट कॉमन कैंसर, सही। और काज बाय सिगरेट स्मोक, सही। सिगरेट स्मोक से ये भी काज होता है, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात याद रखना है, कैंसर में असल में होता क्या है? अनकंट्रोल डिवीजन या रिपीट डिवीजन ऑफ आवर ओन बॉडी सेल। तो अगर ये रिपीट डिवीजन जो है वो किस में हो? लंग्स में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लंग कैंसर। अगर ब्रेस्ट में हो तो उसको ब्रेस्ट कैंसर, अगर ब्लड में हो तो उसको फिर हम ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया और इसी तरह सो ऑन, सही है। अच्छा बेटा, फिर इसके जो है काजेज मैंने कहा कि काज सिगरेट स्मोक हो गया, इसी तरह जो है इसके अलावा पोल्यूटेंट, डिफरेंट पोल्यूशन भी, सही है, डिफरेंट पोल्यूशन भी इसको काज कर सकते हैं। साथ में जो है और भी अलॉट ऑफ रेडिएशन वगैरह वो भी लंग कैंसर को काज कर सकते हैं। अच्छा बेटा, इसमें फिर साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स वही बेटा, इसमें क्या है? कफ आएगा, सही। और इसी तरह इसमें कौन सा? कफ, फीवर, सही। और ब्रीथलेसनेस एक्सेट्रा। तो और भी बहुत से साइन एंड सिम्टम्स है किसके? लंग कैंसर के। साथ साथ में अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो बेटा ट्रीटमेंट जो है उसमें कीमोथेरेपी, डिफरेंट केमिकल्स देंगे जो कि कैंसरियस सेल को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? कीमोथेरेपी। या रेडिएशन के जरिए उसको किल करेंगे, खत्म करेंगे। या अगर ट्यूमर वगैरह बना है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? द लंग कैंसर सैंपल। ओके बेटा, दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल going to start the next chapter, that is homeostasis. Homeostasis. Okay beta, what is mean? Same, or stasis mean condition. Homeo means same and stasis mean condition. So the ability of living organism to maintain its normal internal environment,
the ability of an organism to maintain its internal body condition is called what? Homeostasis. फिर होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो फर्दर डिस्कस होंगे, लेकिन होम्योस्टेसिस के लिए जो है फिर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो जो कंपोनेंट्स है उसमें सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर, फिर दूसरा है इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, और इसी तरह तीसरा है कौन सा? इफेक्टर। क्या होगा? रिसेप्टर किसे कहते हैं? एनी ऑर्गन या नर्व एंडिंग बी विच डिटेक्ट द स्टिमुलस। हर वो चीज जो क्या करे? स्टिमुलस को डिटेक्ट करे, वो क्या कहलाएगा? रिसेप्टर कहलाएगा। लाइक स्किन हो गया, लाइक क्या हो गया? आईज हो गए, लाइक नर्व एंडिंग वगैरह, सही, एंडिंग एक्सेट्रा, सही है। तो एनीथिंग विच डिटेक्ट स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट? रिसेप्टर। फिर ये जो है उस स्टिमुलस को ट्रांसफर करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा इंटीग्रेटर, और इंटीग्रेटर हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज ब्रेन है। फिर ब्रेन में प्रोसेस होगा इंफॉर्मेशन, और फिर इफेक्ट शो करने के लिए जाएगा कहां पे? इफेक्टर। तो इफेक्टर क्या होता है? वेयर इफेक्ट इज शोन। और इफेक्टर हमारे पास जो है वो क्या? या तो मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स वगैरह। क्लियर हो गया? सही है। तो यही तीन जो है, यही तीन मेन कंपोनेंट कंट्रोल द होम्योस्टेसिस। यही तीन मेन कंपोनेंट क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा बेटा, फिर होम्योस्टेसिस को अगर देखा जाए तो 3 डिफरेंट वेज है जिससे जो है हमारे डिफरेंट कंडीशन मेंटेन होते हैं। लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट, उसको हम कहेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, लाइक इन विच फर्स्ट वन इज ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, और इसी तरह हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, और इसी तरह जो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। तो बेटा सिंपली ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट वाटर का बैलेंस जो है वो मेंटेन अगर बॉडी रखे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? थर्मो रेगुलेशन। एंड एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? एक्सक्रीशन। तो इसमें इस सारे चैप्टर में हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है डिफरेंट एनिमल वो किस तरह कंट्रोल बैलेंस करते हैं, और इसी तरह थर्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, और एक्सक्रीशन। तो हमारा चैप्टर जो है इन्हीं 3 टॉपिक्स पर बना है। अच्छा बेटा, बिफोर गोइंग टू एंड डिटेल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, एक और इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि डिस्कस करेंगे, और उसको हम कहते हैं फीड अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? व्हेन द प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? फीडबैक मैकेनिज्म। सिंपल क्या है? व्हेन द प्रोसेस इज regulated by the output of the process, it is called what? Called feedback mechanism। इसको हम क्या कहेंगे? feedback mechanism। डिफरेंट एग्जांपल से आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह एक प्रोसेस का आउटपुट जो है वो उस प्रोसेस को क्या करता है? रेगुलेट करता है, कम या ज्यादा करेगा। तो बेटा the process, when the process is regulated by the output of the process, this is called what? feedback mechanism। और फिर feedback mechanism को अगर कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, और दूसरे को हम कहेंगे क्या? पॉजिटिव फीडबैक। एक है नेगेटिव फीडबैक और एक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा? यही डिफिनीशन कि when the process is regulated by the output of the process, अगर सिंपल में कहूं, लेकिन
if the output of the process decrease or stop the process, then it is called what? Negative feedback. यहाँ पे क्या होगा? output of the process जो होगा, output of the process जो होगा वो क्या करेगा? output of the process decrease और stop the process, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। और अगर आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, इसमें क्या होगा? आउटपुट ऑफ द प्रोसेस अगर क्या करे? सिंपल, वहां पे है डिक्रीज और यहां पे क्या? आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इंक्रीज द प्रोसेस, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। अब डिफरेंट एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल क्या है? इंसुलिन सिक्रीशन। ये जी इसकी एग्जांपल क्या है? इंसुलिन सिक्रीशन। अच्छा, इंसुलिन सिक्रीशन जो होता है ये एक प्रोसेस है, इंसुलिन सिक्रीशन। अब ये इंसुलिन सिक्रीशन जो है इसमें नेगेटिव फीडबैक होता है। कैसे? लेट्स सपोज ड्यूरिंग मील, जब हम आफ्टर मील जब हम खाना खा लेते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। सही, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। कब? आफ्टर मील। जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, सही है, जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया क्या सिक्रीट होगा? इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगा। क्या सिक्रीट हो जाएगा? इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन सिक्रीट हो गया कहां से? पेनक्रियास से। अब क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल जो इंक्रीज हो गया इसको क्या करेगा? इसको डिक्रीज करेगा। इसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कौन? इंसुलिन जो है ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? इन द ब्लड डिक्रीज कर देता है। अब इस प्रोसेस का जो आउटपुट है वो क्या है? डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इस प्रोसेस का आउटपुट हमारे पास क्या है? डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अब क्या हो गया? इसका क्या है? आउटपुट है। अब ये जो है ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा इसी प्रोसेस को। कैसे? तो अब जब भी आपके पास ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ये भी एक स्टिमुलस बन जाता है। किसके लिए? इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टॉप करने के लिए। तो अब ये आउटपुट जो है ये क्या कर देता है? इट स्टॉप द इंसुलिन सिक्रीशन। तो अब ये क्या करेगा? फर्दर जो है इंसुलिन सिक्रीशन को स्टॉप करेगा। तो मैंने कहा कि स्टॉप करे या डिक्रीज करे, सही, तो फिर उस किस्म के मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह लॉट ऑफ एग्जांपल आप देख सकते हो। सही। अब अगर यहां पे आ जाए तो यहां पे अगर देखा जाए पॉजिटिव फीडबैक में मैंने कहा था कि ये फर्दर उस प्रोसेस को क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। अच्छा बेटा, इसमें क्या होता है? लेट्स सपोज ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो गया? डिलीवरी के दौरान जो है ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो गया। अच्छा, जब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो गया, ऑक्सीटोसिन जो है कहां से सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट हो गया। अब वो क्या करेगा? यूट्रस कंट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा? यूट्रस कंट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिन ने यूट्रस कंट्रैक्शन किया है, सही। अब जब यूट्रस कंट्रैक्शन हो गया, सही, ये इसका क्या है? आउटपुट है। इस प्रोसेस का यूट्रस कंट्रैक्शन क्या है? आउटपुट है। अब यूट्रस कंट्रैक्शन जब होता है तो इट विल इसके दौरान जो है बेबी को पुल किया जाता है आउटसाइड इसको पुश किया जाता है। यूट्रस जब कंट्रैक्शन होती है तो इसमें बेबी को जो है पुश किया जाता है आउटसाइड, टुवर्ड्स द आउटसाइड। अब क्या हो गया? जब भी बेबी को पुश किया जाता है आउटसाइड और उसका हेड जो है यूट्रस के सर्विक्स के साथ लगता है, तो ये सर्विक्स के साथ जब लगता है तो ये सिग्नल देता है किसको? हाइपोथैलेमस को, कि तुम और भी क्या करो? ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करो। तो अब यहां पे क्या हो गया? कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस से क्या हो गया? जब बेबी का हेड सर्विक्स के साथ लग गया तो उसने ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को क्या किया? और ज्यादा किया।
क्या किया, और ज्यादा किया। तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ जो द प्रोसेस था उसने क्या किया, उसने प्रोसेस को और बढ़ाया है। अब ये कंट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। तो इस किस्म के मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें आउटपुट ऑफ द प्रोसेस क्या करे, प्रोसेस को फर्दर और इंक्रीज करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, एक और आएगा पॉजिटिव फीडबैक में, हार्मफुल फीडबैक से क्या कहते हैं, हार्मफुल फीडबैक। अच्छा, हार्मफुल फीडबैक क्या होता है, हार्मफुल फीडबैक, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा, ये क्या है, तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में मैंने क्या कहा था कि आउटपुट जो होगा प्रोसेस का, वो प्रोसेस को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। अच्छा, लेट सपोज एक पर्सन है, सही, और वो पर्सन जो है क्या कर रहा है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, सही है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो बेटा ब्रीथिंग जब वो करेगा, सांस वो लेगा, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बॉडी में एंटर होगा। जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एंटर हो जाएगा तो बेटा ये सिग्नल है किसके लिए, जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ये सिग्नल है मेडुला ऑब्लांगेटा के लिए कि क्या करो, ब्रीथिंग ज्यादा करो, क्या करो, ब्रीथिंग ज्यादा करो। तो अब क्या होगा, लेट सपोज मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा है, सही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट जो है वो और ज्यादा हो जाएगी। जब ब्रीथिंग रेट और ज्यादा हो जाएगी, अब ये क्या करेगा, अब वो ऐसे एनवायरनमेंट मौजूद है जहां पे हर तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो और जब ब्रीथिंग ज्यादा करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। जब और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे this is positive feedback but what it is harmful, so that's why it is called what harmful positive feedback। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे किसके ऊपर, ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर, ऑस्मो रेगुलेशन, सही। अच्छा बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मैंने कहा कि मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर बैलेंस इज कॉल्ड वाटर एंड द बॉडी इज कॉल्ड वाटर ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा बेटा, अब ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पर एनिमल्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो बेटा ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पर एनिमल्स हमारे पास दो किस्म के हैं एनिमल्स, सही। अगर देखा जाए तो वो जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। और दूसरा हमारे पास होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ओके बेटा, ऑस्मो रेगुलेटर क्या होते हैं, तो बेटा ऑस्मो रेगुलेटर को जब देखा जाए, दोज एनिमल्स हैव द इंटरनल बॉडी फ्लूइड जो इसकी होती है वो या तो हाइपोटोनिक होगी या हाइपरटोनिक होगी। ऑस्मो रेगुलेटर में अगर देखा जाए तो बेटा इनकी जो बॉडी इंटरनल बॉडी फ्लूइड होगी वो क्या होगी, या तो हाइपोटोनिक होंगे, सही, या इनकी इंटरनल बॉडी जो फ्लूइड होगी हाइपरटोनिक होगी, सही। और ऑस्मो कन्फर्मर जो होते हैं तो उनमें वो क्या होंगे, उसकी बॉडी फ्लूइड जो है वो आइसोटोनिक होगी, क्या होगी, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक से क्या मुराद, मतलब ऑस्मो रेगुलेटर या तो हाइपोटोनिक होंगे या हाइपरटोनिक होंगे, जबकि ऑस्मो कन्फर्मर वो क्या होंगे, आइसोटोनिक होंगे। क्लियर हो गया। तो ऑस्मो रेगुलेटर हाइपोटोनिक भी हो सकते हैं, हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जबकि ऑस्मो कन्फर्मर जो है वो क्या होंगे, वो आइसोटोनिक। सिंपली बेटा लेट सपोज यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है ये, सही है, और ये इसका एनवायरनमेंट में, तो हाइपोटोनिक जब ऑर्गेनिज्म हो तो बेटा इसका इंटरनल क्या होगा, सोल्यूशन बॉडी फ्लूइड क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा, और एक्सटर्नल क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा बहुत ज्यादा। तो अब इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को जो कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स इंटरनल बॉडी फ्लूइड, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक कहेंगे।
एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पे अगर कंपेयर किया जाए इसके इंटरनल बॉडी को, सही है, तो उसमें सैल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। तो ऑस्मो रेगुलेटर या तो हाइपोटोनिक होंगे या हाइपरटोनिक। और ऑस्मो कन्फर्मर जो कि है आइसोटोनिक। तो बेटा आइसोटोनिक में क्या होगा, इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड होगा और एक्सटर्नल जो बॉडी फ्लूइड होगा, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लूइड होगा, उन दोनों में क्या होगा, कंसंट्रेशन सेम होगा। तो अब यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी इंटरनल बॉडी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे। क्या, और ऑस्मो कन्फर्मर जो है वो क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। फिर बेटा इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो बेटा याद रखना, ऑस्मो डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक में। बेटा एनिमल जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। एनिमल्स को अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। एक है बेटा फ्रेश वाटर एनिमल, फ्रेश वाटर एनिमल्स, सही, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। दूसरा हमारे पास है मरीन एनिमल्स, क्लियर। और तीसरा है बेटा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। ओके बेटा, अब फ्रेश वाटर जो एनिमल्स है इसमें आपने याद रखने हैं कि ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर एनिमल जो है वो क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। अच्छा, फिर मरीन जो एनिमल्स होते हैं इनमें मरीन एनवायरनमेंट में दोनों हो सकते हैं, इसमें ऑस्मो रेगुलेटर भी आ सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर भी आ सकते हैं और ऑस्मो कन्फर्मर भी आ सकते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स, सही। और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यहां पे ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। तो वो कौन सा एनवायरनमेंट है जहां पे बोथ ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, वो कौन है, मरीन एनवायरनमेंट है। मरीन एनिमल्स उसमें दोनों पाए जा सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर भी और ऑस्मो कन्फर्मर भी। ओके बेटा, फिर चंद एमसीक्यूज आपको बता दूं कि अगर आ जाए, लेट सपोज, इसको फिर आगे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज मैं लिख दूं कि डैश ड्रिंक्स मोर वाटर, डैश ड्रिंक्स मोर वाटर। अच्छा, कौन से जो है एनिमल्स, डैश एनिमल्स ड्रिंक्स मोर, लेट सपोज मरीन ऑस्मो रेगुलेटर, मरीन ऑस्मो रेगुलेटर, सही। या दूसरा ऑप्शन में लिखूं फ्रेश वाटर ऑस्मो रेगुलेटर, फ्रेश वाटर ऑस्मो रेगुलेटर। या अगर सी में लिख दूं मरीन ऑस्मो कन्फर्मर, मरीन ऑस्मो कन्फर्मर। और डी में लिख दूं बोथ वट, या सिंपल इसमें लिखूं फ्रेश वाटर ऑस्मो कन्फर्मर, फ्रेश वाटर ऑस्मो कन्फर्मर। अच्छा बेटा, अब यहां पे देखो तो ये डी ऑप्शन जो है ये तो बिल्कुल है नहीं होते। ऑस्मो कन्फर्मर कौन से एनवायरनमेंट में होते हैं, मरीन एनिमल्स, मरीन एनवायरनमेंट में जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। अच्छा, फिर ज्यादा पानी कौन पिएंगे, तो बेटा इस एमसीक्यूज को अपने जहन में जो है बिठा देना। अब नेक्स्ट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जब मैं यहाँ पे मरीन एनिमल्स और ये सब करूंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्लियर। अच्छा बेटा, आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो दूसरा, अब फ्रेश वाटर एनिमल को, मरीन एनिमल्स को और टेरेस्ट्रियल एनिमल को फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स। ओके बेटा,
फ्रेश वाटर एनिमल्स, तो मैंने कहा कि ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर है, सही है। लेकिन याद रखना मैंने कहा था ऑस्मो रेगुलेटर या तो हाइपोटोनिक होंगे या हाइपरटोनिक है। तो अब अगर आ जाए कि फ्रेश द ऑस्मो रेगुलेटर ऑफ फ्रेश वाटर आर डैश है, द ऑस्मो रेगुलेटर ऑफ फ्रेश वाटर आर डैश, तो ए में लिख दूं शाबाश हाइपोटोनिक, बी में लिख दूं हाइपरटोनिक, सी लिख दूं आइसोटोनिक और डी लिख दूं बोथ वट ए एंड बी, सही। तो अब क्या होगा यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा फ्रेश वाटर जो एनिमल्स है, तो इसमें तो मैंने कहा था आइसोटोनिक है ही नहीं, सही है। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेश वाटर, लेट सपोज ये है हमारे पास एक एनवायरमेंट और ये है एनिमल बॉडी और इसके इर्द गिर्द क्या है, फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर जो एनिमल्स होते हैं दे आर व्हाट, हाइपरटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेटर है लेकिन दे आर व्हाट, हाइपरटोनिक, क्या होते हैं, टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी होगा, सही है। अब अगर यही आता कि द ऑस्मो रेगुलेटर ऑफ मरीन एनवायरमेंट, सही है, एनवायरमेंट जो होते हैं तो वो कौन से है, तो फिर कौन सा आता, हाइपोटोनिक होता। तो ऑस्मो रेगुलेटर जो मरीन एनवायरमेंट में रहते हैं वो एनिमल क्या होते हैं, हाइपोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट होते हैं, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं वो क्या होंगे, हाइपरटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा अब यहां पे देख लेते हैं कि ये क्या एडाप्टेशन इख्तियार कर लेता है, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये यहाँ पे मेंटेन रखता है। अच्छा बेटा साल्ट एंड वाटर जो है ये यहाँ पे मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसके बॉडी में क्या है, सैल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर जो है सैल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अब सबसे पहले इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि इसको प्रॉब्लम जो है वो कौन से आएंगे। तो बेटा चूंकि सैल्यूट कंसंट्रेशन बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, तो वाटर जो होगा, वाटर H2O, वो क्या होगा, वो मूव पैसिवली इनसाइड द बॉडी। जाहिरी बात है कि बाहर वाटर जो है वो ज्यादा है और अंदर वाटर क्या है, वो कम है, तो इसलिए वाटर विल एंटर पैसिवली इनसाइड देयर बॉडी। अब जब वाटर जो है एंटर होगा पैसिवली इनसाइड देयर बॉडी, तो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्वेलिंग, सही, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्वेलिंग। क्यों, क्योंकि इसमें बॉडी में क्या हो रहा है, पैसिवली जो है वो वाटर एंटर हो रहा है, सही है। अच्छा जब ये प्रॉब्लम आ गया तो इसके लिए सोल्यूशन क्या हो गया इसके पास, तो बेटा इसके लिए सोल्यूशन वो क्या निकाल लेते हैं, तो उसके लिए तो बेटा दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो इसके लिए हल क्या है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो डाइल्यूट यूरिन में क्या होगा, वाटर लास्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो वाटर होगा ये लास्ट होगा। क्लियर हो गया। अब जब ये डाइल्यूट यूरिन क्या करेगा, लास्ट करेगा, तो इसको एक और प्रॉब्लम, ये फर्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम इसको आएगा, और वो प्रॉब्लम क्या होगा, यहां पे स्वेलिंग। तो दूसरा प्रॉब्लम इसके लिए क्या है, सेकंड प्रॉब्लम के लॉस ऑफ वाटर, साल्ट, जो भी होगा डाइल्यूट यूरिन में, लेकिन साल्ट तो लॉस होगा ना, क्योंकि अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो इसी वजह से साल्ट की लॉस हो सकती है। तो लॉस ऑफ साल्ट ये दूसरा एक प्रॉब्लम है इसके लिए। तो इसके लिए फिर सोल्यूशन इसके पास क्या है, तो इसके लिए क्या एडाप्टेशन इख्तियार कर लेता है, तो बेटा इसके लिए याद रखना कि दे obtain salt from the food they eat, फ्रॉम द फूड, फूड जो खाते हैं,
जो ये कहते हैं उनसे साल्ट को ले लेते हैं। दूसरा जो है इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, आयोनोसाइट्स स्पेशल सेल्स होते हैं, जो कि क्या करता है, साल्ट को एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एक्टिवली एब्जॉर्ब साल्ट। और बेटा याद रखना, ये आयोनोसाइट जो है ये दो जगहों पर, एम्फीबियन में भी होते हैं, सही, एम्फीबियंस में भी होते हैं, और ये एम्फीबियन के साथ फिश में भी होते हैं। तो एम्फीबियन के केस में एपिथेलियम में, गिल्स यहाँ पे जो है स्किन एपिथेलियम में, स्किन में, और फिश में यहाँ पे क्या होता है, गिल्स में। तो फिश के गिल्स में और एम्फीबियन के स्किन में स्पेशल सेल्स होते हैं आयोनोसाइट, जो कि क्या करते हैं, साल्ट को एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, मसला हल होगा किसका, लॉस ऑफ साल्ट का। तो बेटा यहाँ पे दोबारा आपको कि ऑस्मो रेगुलेटर आपको पता होना चाहिए, फ्रेश वाटर एनिमल के ये क्या है, हाइपोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, स्वेलिंग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वाटर एंटर हो रहा है पैसिवली। तो इसके लिए सोल्यूशन मैंने बता दिया कि प्रोड्यूस डाइल्यूट अमाउंट ऑफ यूरिन, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन जो है लॉस होगा। तो साल्ट लॉस के लिए ये क्या करता है, जो फूड खाता है उससे ये एब्जॉर्ब करता है, किडनी में भी ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और साथ में इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको आयोनोसाइट्स कहते हैं, वो एम्फीबियन के स्किन में और फिश के गिल्स में मौजूद होते हैं, सही, और ये एक्टिवली साल्ट की एब्जॉर्प्शन करते हैं। अच्छा बेटा अब ये बताओ, वो पहले एमसीक्यू जो मैंने कहा था कि इट विल ड्रिंक मोर वाटर और लेस वाटर, तो फ्रेश वाटर यहाँ पे जो है दे विल ड्रिंक मोर वाटर, नहीं बेटा, इसको पानी पीने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है पैसिवली, सो दे नीड नो वाटर टू ड्रिंक, सो दैट्स व्हाई। अब दूसरा आएगा, तो मतलब उस एमसीक्यूज को अगर आपने नोट किया है तो ये ऑप्शन भी फ्रेश वाटर एनिमल, उससे क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेटर ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो भी इससे निकल गया, क्योंकि दे नीड नो वाटर टू ड्रिंक, व्हाई, बिकॉज वाटर एंटर पैसिवली इनसाइड। ओके, नेक्स्ट जो है मरीन एनवायरनमेंट। मरीन एनिमल्स। ओके बेटा, मरीन एनिमल्स जिस तरह के मैंने बताया कि मरीन एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेटर भी होते हैं, सही, और ऑस्मो कन्फर्मर भी होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर दोनों होते हैं, लेकिन आपको बता दिया कि यहाँ पे जो ऑस्मो रेगुलेटर है ये क्या है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक टू द, तो ये क्या है, हाइपोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ऑस्मो कन्फर्मर क्या है, तो यहाँ पे तो नेट गेन एंड लॉस नहीं होगा, ये क्या होंगे, आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा बेटा, फिर इसके एग्जांपल आपने याद रखने हैं, तो इसके एग्जांपल है साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम अ टाइप ऑफ फिश है जिसमें हैग फिश वगैरह आ जाता है एनीमिलिया में, फिर इसकी डिस्कशन होगी। साइक्लोस्टोम फिश हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, साइक्लोस्टोम, दूसरा है कार्टिलाजिनस फिश, और इसमें आ जाता है शार्क वगैरह, शार्क, रेज, सही, स्केट एक्सेट्रा, ये सारे आ जाते हैं। तो ये दोनों साइक्लोस्टोम और कार्टिलाजिनस फिश ये क्या होंगे, इसका जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड होगा और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट में फ्लूइड होगा उस दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, तो दे आर आइसोटोनिक होगा, सही। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेटर यहाँ पे जो हाइपोटोनिक है, इसकी एग्जांपल तो इसमें बोनी फिश, क्या आ जाते हैं, बोनी फिश। और बोनी फिश में फर्दर एक क्लास है जिसको हम क्या कह रहे हैं, टेलुएस्ट, सिंपली क्लियर हो गया। तो बोनी फिश क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर है, जबकि साइक्लोस्टोम और कार्टिलाजिनस फिश वो दोनों क्या है, आइसोटोनिक है। तो इस पे भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कार्टिलाजिनस फिश आर डैश, ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर, या क्या है, हाइपोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो कार्टिलाजिनस फिश क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर है, जबकि बोनी फिश अगर आ जाए तो ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर है, क्लियर। अच्छा बेटा,
अब जरा आस्मो कन्फर्मर का तो उसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि उसमें नेट गेन और लॉस जो है उसमें कोई लॉस और गेन नहीं होता, इक्वल अमाउंट दोनों में मौजूद है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में। अच्छा, मरीन एनवायरनमेंट में जो आस्मो रेगुलेटर है उसको है, ये क्या है, दे आर व्हाट आस्मो रेगुलेटर आर हाइपोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से प्रॉब्लम दे फेस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो ये फेस कर रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा उनमें से नंबर 1, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा ये हाइपोटोनिक है और यहाँ पे क्या है, हाइपरटोनिक। सोल्यूशन बाहर क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो अब क्या होगा, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर लॉस जो है वो होगा। क्यों? क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में क्या है, कंसंट्रेटेड है और अंडर डाइल्यूट है, तो इसीलिए वाटर क्या होगा, लॉस होगा। सही है। अच्छा, जब वाटर लॉस होगा तो इसके लिए फिर सोल्यूशन इसके पास क्या है, तो सोल्यूशन उसके लिए एडाप्टेशन ये क्या इख्तियार कर लेता है। तो अब जब ड्रिंक मोर वाटर, तो यहां पे आ जाता है करेक्ट ऑप्शन। उस एमसीक्यूज में क्या हो गया कि विच आर आस्मो रेगुलेटर ड्रिंक मोर वाटर, तो मरीन आस्मो रेगुलेटर जो है दे ड्रिंक मोर वाटर, तो दे विल ड्रिंक मोर वाटर। अच्छा, मसला हल। लेकिन अब ये मसला तो हल हो गया, पानी के लॉस का जो है मसला तो हल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाता है। जब ये ज्यादा पानी पिएगा ज्यादा साल्ट एंटर होगा। सही है। तो इसीलिए दूसरा जो प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम, उसको क्या होगा, तो सेकंड प्रॉब्लम याद रखना है, वो क्या है कि एक्सेस ऑफ साल्ट इन देयर बॉडी। ये एक और प्रॉब्लम जो है ये फेस होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी जहां पे साल्ट बहुत ज्यादा है उसको जब ज्यादा पिएगा तो क्या होगा, साल्ट कंसंट्रेशन इसके बॉडी में ज्यादा होगा। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो बेटा इसके लिए जो मोनोवेलेंट आयन है, मोनोवेलेंट आयन्स है, लाइक कौन कौन से, लाइक हमारे पास जो है क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया। सही है। और इसी तरह पोटाशियम हो गया। सही है। तो ये क्या कर देते हैं, मोनोवेलेंट आयन जो है उसको रिमूव करते हैं, रिमूव थ्रू वाटर, इसको रिमूव किया जाता है थ्रू गिल्स, गिल्स के जरिए इसको रिमूव करते हैं। दूसरा जो डाइवेलेंट आयन है, डाइवेलेंट आयन्स है, उसको रिमूव करते हैं, रिमूव थ्रू वाटर, थ्रू किडनी, किडनी के जरिए जो है उसको रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा जो है इसको याद रखना है। डाइवेलेंट आयन लाइक क्या, मैग्नीशियम हो गया, सही, और कैल्शियम हो गया। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम इन किस्म के आयन को किसके जरिए, किडनी के जरिए रिमूव किया जाएगा। और मोनोवेलेंट आयन जो है क्लोरीन, सोडियम या पोटाशियम वगैरह, इसको गिल्स के जरिए जो है वो रिमूव किया जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके साथ दूसरा, इसमें रेक्टल ग्लैंड होते हैं, रेक्टल ग्लैंड। यहाँ पे एक और इसके लिए सोल्यूशन इसके पास वो क्या है कि इसमें स्पेशल ग्लैंड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। और ये कहां पे मौजूद होते हैं, रेक्टम में। तो इट आल्सो रिमूव द एक्सेस साल्ट एंड टू द रेक्टम, रेक्टम में। सही है। अब क्या होगा, ड्यूरिंग डिफिकेशन, जब डिफिकेशन होगा, स्टूल को एजेशन, स्टूल की एजेशन को या फीसिस की एजेशन को हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं। तो डिफिकेशन के दौरान अब डिफिकेशन के दौरान वो उसको अपने साथ बाहर निकाल लेगा। तो दीज आर द 3 सोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्लियर हो गया। So this is all about marine environment osmoregulator. Clear बेटा? Okay. So marine environment में आ गया कि दे, इसमें osmo conformer भी है, osmoregulator भी है, they will drink more water. सही है। लेकिन marine environment में
which one will drink more water? Osmoregulator, not osmoconformer. Okay बेटा, this is all about the marine environment. Last one जो है वो जिक्र करेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. तो बेटा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए इसका प्रॉब्लम क्या है, ऑस्मोरेगुलेटर ये भी है. प्रॉब्लम इसके देख लेते हैं. तो प्रॉब्लम इसका एक ही है ऑस्मोरेगुलेशन के हवाले से, वो क्या है? डिहाइड्रेशन है. डिहाइड्रेशन. वाटर वैसे भी वो तो पीते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन स्वेटिंग वगैरह से वाटर लास्ट हो जाता है. तो इसको एक मसला जो पेश होता है वो क्या है? डिहाइड्रेशन है. अब इसके लिए सलूशन क्या है? तो सलूशन को अगर देखा जाए कि डिहाइड्रेशन को, वाटर लॉस को ये कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो सलूशन के लिए अगर वर्टिब्रेट को देखें, वर्टिब्रेट, और इनवर्टिब्रेट को देखें, इनवर्टिब्रेट, तो बेटा वर्टिब्रेट के स्किन में हमारे पास क्या होता है? केराटिनाइज. इसका जो है डेड केराटिनाइज होता है. क्या? केराटिनाइज्ड क्या होता है? केराटिनाइज. डेड केराटिनाइड स्किन. डेड केराटिनाइड स्किन जो आउट केराटिन होता है. केराटिन जानते हो, प्रोटीन. तो ये क्या है? और यहाँ पे इनवर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट में जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन क्या होता है? काइटिनियस होता है. काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन से बना होता है. और जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है वो ये दोनों जो है प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर एंड वाटर दस डिहाइड्रेशन. ये वाटर प्रूफ लेयर है. ये क्या करते हैं? लॉस ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द एडाप्टेशन टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन शोन बाय वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट. ओके बेटा, एक दूसरी जो है डेजर्ट एनिमल्स. डेजर्ट एनिमल्स, वहां पे तो बहुत ज्यादा पानी कम होता है, स्केरिसिटी होती है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है. वहां पे क्या होता है? तो बेटा याद रखना, डेजर्ट जो एनिमल्स होते हैं, सही है, तो वो उनमें लाइक कैंगरू रेट, कैंगरू रेट, सही, वो क्या करता है? एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं. एनहाइड्रोबायोसिस. एनहाइड्रोबायोसिस में क्या होता है? एनहाइड्रोबायोसिस, एन मीन विदाउट, हाइड्रो मीन वाटर, और बायोसिस मीन लाइफ. तो वाटर विदाउट लाइफ इज कॉल्ड व्हाट? एनहाइड्रोबायोसिस. अब एनहाइड्रोबायोसिस में याद रखना है कि ये तो पानी पीते नहीं है, इसमें ये पानी नहीं पीते, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? एनहाइड्रोबायोसिस. अब जब पानी पीते नहीं है तो ये फिर जिंदगी कैसे जी? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, दे ईट कार्बोहाइड्रेट रिच सीड. जो कार्बोहाइड्रेट रिच सीड ये खाते हैं तो उनकी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से वो वाटर हासिल करते हैं. कैसे? तो बेटा लेट सपोज ये है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसमें हमें क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O. तो ये इसी वाटर पर गुजारा करता है, यानी दिस इज कॉल्ड व्हाट? मेटाबॉलिक वाटर. मेटाबॉलिक वाटर. तो ये मेटाबॉलिक वाटर पर ही गुजारा कर लेता है, सही है. तो कैंगरू रेट जो है उनमें क्या होता है? दे ईट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से जो वाटर हासिल होता है उन्हीं वाटर पर ये गुजारा करते हैं. और तकरीबन 90% जो है ये वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ये ऑब्टेन करते हैं. क्लियर हो? और इसी वाटर पर जो है वो अपनी जिंदगी सफर गुजारते हैं. बाकी 10% जो है जहां पे इसको मिल गया पी लेते हैं, लेकिन बाकी जो 90 मोस्ट ऑफ द वाटर जो हासिल कर लेते हैं वो इस प्रोसेस से हासिल कर लेते हैं. सही. ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट वाटर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसको? इंशाल्लाह एक्सक्रीशन को. सही. तो एक्सक्रीशन में फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स और फिर
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। एनी बेटा बाज़ौकात क्या हो जाता है, मैं कहना कुछ और चाहता हूँ और यहाँ पे कुछ और लिख दे, तो इसी तरह अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो फिर वो बता दिया करे। सही है, थैंक यू सो मच।